चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? सेक्शन 71 है डिबेंचर्स का। ठीक है, डिबेंचर क्या आपको पता ही है, डेट है। ठीक है, डेट लोन है एक तरह का डिबेंचर्स, और डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं सेक्शन 71 के तहत है। ठीक है, और साथ में इसको क्या, इसके क्या पढ़ने में रूल्स। ठीक है, सेक्शन 71 हो गया डिबेंचर का, साथ में क्या है इसके रूल्स है। अब देखिए, डिबेंचर्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, कन्वर्टिबल हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टिबल हैं, ठीक है याद रखिएगा, अगर डिबेंचर्स क्या है नॉन कन्वर्टिबल है, वो बीआर पास करके चल जाएगा। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं तो सिर्फ बीआर पास कर लिया, बोर्ड रेजोल्यूशन, तो दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। ठीक है, अगर डिबेंचर्स क्या है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, कन्वर्टिबल हैं, तो फिर क्या पास करना है? एसआर। क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन, ये याद रखना। ठीक है, और दूसरी बात है कि अपॉइंटमेंट होती है डिबेंचर ट्रस्टी की, हम देखेंगे कब होती है। ठीक है, 500 या 500 से ज़्यादा, ठीक है, जो डिबेंचर होल्डर्स है वहाँ पे। ठीक है, तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या होता है? लुक आफ्टर करना द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डिबेंचर ट्रस्टी की। और याद रखिएगा, कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता डिबेंचर होल्डर के। जैसे शेयर होल्डर्स की वोटिंग राइट्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के तो राइट्स होते ही होते हैं, वोटिंग राइट्स। किसी भी कोई जीएम में कोई भी मुद्दा डिस्कस होता है तो हर मुद्दे के ऊपर क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोट डालने का राइट होता है। ठीक है, बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कुछ एक मैटर्स होते हैं जिसके ऊपर वो वोट डाल सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या है, कुछ एक मैटर्स के ऊपर ही क्या है, वोट कास्ट करने का राइट होता है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास हर एक मुद्दे के ऊपर क्या है, जो मीटिंग में डिस्कस हो रहा होता है, जनरल मीटिंग में, उसके ऊपर राइट होता है वोट डालने का। ठीक है, चलिए, अब डिबेंचर होल्डर के पास क्या है, कोई वोटिंग राइट नहीं है, ये याद रखिएगा। और ये याद रखना कि जो टेन्योर होती है, ठीक है, टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स, और डिबेंचर देखो, अगर अनसिक्योर्ड है तो उसकी टेन्योर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो कुछ भी टेन्योर हो सकती है। यहाँ पे क्या है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स है, उसके टेन्योर के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब अनलिमिटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बट जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स है, तो वहाँ पे मैक्सिमम जो टेन्योर है इस केस में, तो मैक्सिमम जो टेन्योर है वो कितनी है? 10 ईयर्स। ठीक है, सिक्योर्ड डिबेंचर के केस में जो मैक्सिमम टेन्योर है वो कितनी है? 10 साल। सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर के केस में टेन्योर कितनी मैक्सिमम? 10 साल है। ठीक है ना, तो उसके अलावा डीआरआर की रिक्वायरमेंट है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की। ठीक है, ये अभी पढ़ेंगे हम, परसेंटेज होते भी इतने परसेंट रेस करना है। ठीक है, डीआरआर क्रिएट करना है। ठीक है, ये पहले स्टेप बाय स्टेप हम कवर करते हैं इसको। पावर टू इशू ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, देखो कंपनी डिबेंचर दोनों तरह के इशू कर सकती है, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। मैंने बताया जहाँ पे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने हैं वहाँ पे जस्ट बीआर पास करो चल जाएगा। ठीक है, बट जहाँ पे कन्वर्टिबल है, बेशक वो पार्टली कन्वर्टिबल है, फुली कन्वर्टिबल है, तो वहाँ पे क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। ठीक है, कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। कन्वर्टिबल का मतलब ही क्या है कि कल को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये पार्टली कन्वर्टिबल हो सकते हैं या फुली हो सकते हैं, फुली या पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के टाइम पे क्या है कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, टोटली किसमें? शेयर्स में, या पार्टली रिडीम कर दिया और पार्टली कन्वर्ट कर दिया किसमें? इक्विटी शेयर्स में। फिर कहते हैं कि देखिए, जहाँ पे डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिवेंचर्स इनटू शेयर्स, जैसे वो पार्टली कन्वर्टेबल है इनटू शेयर्स या फुली कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स है, तो उस पर्टिकुलर केस में मैंने बताया कि आपको क्या चाहिए होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन एट ए जीएम। ये याद रखिएगा, रिलेवेंट है काफ़ी। ठीक है, ऐसा चाहिए इन जीएम। जहाँ पे क्या है कि डिवेंचर्स कन्वर्टेबल हैं पार्टली या फुली, तो वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन इन जीएम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वोटिंग राइट मैंने बताया आपको, डिवेंचर होल्डर के पास कभी वोटिंग राइट नहीं होते। ठीक है, नो कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स। अब आप कहोगे सर मान लीजिए डिवेंचर्स कन्वर्टेबल है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो गए शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में, तो क्या तब भी वोटिंग राइट नहीं होंगे? अरे क्या बात कर रहे हो,
जब डिबेंचर्स कन्वर्ट ही हो गए इक्विटी शेयर में तो डिबेंचर कहाँ रह गए, वो तो इक्विटी शेयर हो गए। ठीक है, तो फिर उसके ऑब्वियसली इक्विटी शेयर के पास जो राइट्स होते हैं, ट्रेडर के पास जो राइट होते हैं वोट डालने का, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, इशू सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब कहते हैं देखो जहाँ पे सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे किसी ना किसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रेडिट होगा, सिक्योरिटी क्रेडिट होगी। तो वहाँ पे जो चार्ज वाली प्रोविजंस है सेक्शन 77 से लेके 87 तो अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा जहाँ पे सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू होंगे तो वो एज पर द रूल्स होंगे। ठीक है, दैट में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, तो वहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो क्या होती है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो एज पर द रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सब होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ डीआरआर, ये आगे डिटेल में पढ़ना है हमने सारा। ठीक है, तो जहाँ पे कहते हैं कि देखो डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं तो कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कंपनी क्या है कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं उसमें से कंपनी क्या क्रिएट करेगी, डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करेगी। ठीक है, एंड द अमाउंट क्रेडिटेड टू सच अकाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सिंपल सी बात कर रहे हैं, कहते हैं कि देखो जो कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, या रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स, उसमें से कंपनी क्या क्रिएट करेगी, डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल केवल किस में होगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में, और कहीं नहीं होगा। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में होगा और कहीं पे भी नहीं होगा। ठीक है जी, ऐसा। तो प्रॉफिट्स हैं या फ्री रिजर्व्स हैं उसमें से कंपनी क्या कर सकती है, डीआरआर क्रिएट करेगी। और डीआरआर का इस्तेमाल कितना कहाँ होगा, ओनली फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ मच डीआरआर, डीआरआर क्रिएट कितना करना है वो अभी हमने पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ये भी रेलिवेंट है, याद रखना। तो कहते हैं कोई भी कंपनी जो है, अब पब्लिक को इनवाइट करना है या अपने मेंबर्स को इनवाइट करना है। ठीक है, पब्लिक को इनवाइट करना है तो प्रोस्पेक्टस इशू होता है। ठीक है, या फिर मेंबर को इनवाइट करना है तो इनविटे तो क्या है, ऑफर हो गया एक तरह से। ठीक है, एक्सीडिंग 500 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिबेंचर्स अनलेस द कंपनी हैज before shall issue or offer appointed one or more debenture trustee, and the conditions governing the appointment of such trustees shall be such as may be prescribed। अब कहते हैं कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, तो जब वो पब्लिक को ऑफर करती है या मेंबर को ऑफर करती है, ठीक है, और जिनको ऑफर कर रही है, जो ऑफर ही हैं, जिनको इनवाइट किया जाता है, जो इनवाइटी है, उनकी संख्या 500 से ज़्यादा है, तो उनको इनवाइट करने से पहले या ऑफर करने से पहले पहले क्या अपॉइंट करना है, डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। ठीक है, ऑफर करने से पहले या इनवाइट करने से पहले क्या अपॉइंट करना है, डिवेंचर ट्रस्टी, एज पर द रूल्स। वो पढ़ना है अभी हमने। ठीक है, इसी सेक्शन के बाद रूल्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, डीआरआर के ऊपर और डिवेंचर ट्रस्टी के ऊपर। नेक्स्ट है प्रोविजन एग्जाम्प्टिंग ट्रस्टी फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू बी वॉइड। आप कहते हैं कि देखो ट्रस्टी को जो अपॉइंट किया जा रहा है वो काहे को किया जा रहा है, डिवेंचर होल्डर के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। डिवेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट किस लिए हो रही है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर। अब मान लीजिए कंपनी कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले डिवेंचर ट्रस्टी के साथ जिससे डिवेंचर ट्रस्टी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर दिया जाए, उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली ऐसी जो एग्जम्पशन है वो वॉइड है, गलत है। ठीक है, एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द ट्रस्ट डीड फॉर सिक्योरिंग द इशू ऑफ डिवेंचर और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द डिवेंचर होल्डर्स secured by the trust deed shall be void in so far as it would have the effect of exempting a trustee therefore from or indemnifying him against any liability for the breach of trust। तो देखो जो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया जा रहा है वो एक ट्रस्ट के बेस पे होता है। एक ट्रस्टी है मतलब वो किसका ध्यान रखेगा, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा। अब मान लो अपनी जिम्मेवारियों को निर्वाह नहीं करता, वो रिडीम नहीं करता रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, उस पर विश्वास किया गया उसको तोड़ता है, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिडीम नहीं करता, तो ऐसा उससे कोई एग्रीमेंट कर लिया जाए कि जिससे उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्जम्प्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या है कि ऐसा एग्रीमेंट वर्ड हो जाएगा। वेयर ही फेल्स टू शो द डिग्री ऑफ केयर एंड ड्यू डिलीजेंस रिक्वायर्ड ऑफ हिम एज ए ट्रस्टी हैविंग रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्रस्ट डीड कन्फरिंग ऑन हिम
एनी पावर, अथॉरिटी और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उसको उसकी जिम्मेवारियों से मुक्त कर देना, ऐसी कोई भी प्रोविजन जो है वो वॉइड है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द लिबिलिटी ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी शैल बी सब्जेक्ट टू सच एग्जम्पशंस as may be agreed upon by a majority of the debenture holders holding not less than 3/4 in value of the total debentures at a meeting held for the purpose। तो कहते हैं किसी, देखो एक तो जहां पे वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा तो वहां पे उसकी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको मुक्त नहीं कर सकते, हम एग्जाम नहीं कर सकते। उसके अलावा किसी और कंडीशन से उसको अगर हम फ्री करना चाहते हैं, एग्जाम करना चाहते हैं, तो डिबेंचर होल्डर जो इन वैल्यू कम से कम 75% है, 3/4 यानी 75% है, तो जीएम जो अपनी मीटिंग में, डिबेंचर होल्डर की मीटिंग में वैसा कोई डिसीजन लेके उसको एग्जाम कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। अब देखो जो ब्याज की बात हुई है डिबेंचर होल्डर के साथ, वो तो पे करना ही करना उन्हें। ठीक है, और जो अब रिडम्पशन का टाइम आएगा अभी, जैसे 5 साल की टेन्योर होती, 5 साल पूरे हो गए, रिडम्पशन करनी है तो वो भी करनी है। ठीक है, कंपनी शैल पे इंटरेस्ट एंड रिडीम द डिबेंचर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर इशू। नेक्स्ट ध्यान से पढ़ना, इजी है। पटिशन टू एनसीएलटी बाय ट्रस्टी। अब कहते हैं कि जहां पे क्या होता है कि डिबेंचर ट्रस्टी को पता लगता है, एक कंक्लूजन पे आता है वो, कि जो कंपनी की एसेट्स है वो इनसफिशियंट है टू बिकम इनसफिशियंट टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल अमाउंट एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू। यानी कि जो कंपनी की एसेट्स हैं इनसफिशियंट हैं, या लगता है कि इनसफिशियंट हो जाएंगी बहुत जल्दी, लाइकल टू बिकम इनसफिशियंट, जिससे कंपनी डिबेंचर होल्डर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा डिबेंचर ट्रस्टी, पटिशन फाइल करेगा एनसीएलटी के पास। ठीक है, एंड एनसीएलटी में आफ्टर हियरिंग द कंपनी एंड एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन द मैटर बाय ऑर्डर इम्पोज सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इनकरिंग ऑफ एनी फर्दर लिबिलिटीज बाय द कंपनी एज द एनसीएलटी में कंसिडर नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। यानी कि जहां पे डिबेंचर ट्रस्टी को लगा कि कंपनी की एसेट्स इनसफिशियंट है या लाइकल टू बिकम इनसफिशियंट टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, तो डिबेंचर होल्डर की प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है वो भी नहीं दे पाएगी कंपनी। ठीक है, तो सिचुएशन में वो डिबेंचर ट्रस्टी पटिशन लगाएगा एनसीएलटी को, एनसीएलटी कंपनी की बात सुनेगा, कोई और पर्सन जो इंटरेस्टेड पर्सन उनकी बात सुनेगा, उसके बाद वो कह सकता है एनसीएलटी कंपनी को कि और लिबिलिटी को इनकर ना करो। ठीक है, और जो भी वो डायरेक्शन देना चाहे दे सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। फिर क्या है, फेलियर इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और इंटरेस्ट। चलो ऊपर तो ये था कि एनसीएलटी को लग रहा है, सॉरी ट्रस्टी को लग रहा है कि कंपनी डिफॉल्ट मार सकती है। ठीक है, यहाँ पे तो डिफॉल्ट हो गया भाई, फेलियर इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और इंटरेस्ट देयर ऑन, जहाँ पे कंपनी फेल हो जाती है। ठीक है, डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर पाती ड्यू डेट पे, या इंटरेस्ट ही नहीं दे पाती ड्यू डेट पे, तो एनसीएलटी में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी और ऑल ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स या फिर डिबेंचर ट्रस्टी एंड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज कंसर्न डायरेक्ट बाय ऑर्डर्स द कंपनी टू रिडीम द डिबेंचर्स फोर्थविथ, फोर्थविथ होता है इमीडिएटली, ऑन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन। तो समझ गए, देखो जो सब्सिक्शन यहाँ पे 8 पॉइंट में क्या था, 8 नंबर पॉइंट में ये है कि यहाँ डिबेंचर ट्रस्टी को लगा या एक्चुअल में हो चुका है, ठीक है, कि कंपनी के पास एसेट जो है इनसफिशियंट है, कंपनी प्रिंसिपल भी पे नहीं कर सकती या प्रिंसिपल पे नहीं कर पाएगी कि कंपनी की एसेट्स इनसफिशियंट हो जाएंगी। तो डिबेंचर ट्रस्टी ने एनसीएलटी को पटिशन लगा दी। ठीक है, तो एनसीएलटी ने कंपनी को बोला कि फर्दर लिबिलिटी इनकर ना करो। ठीक है, अगले में तो क्या हुआ, कंपनी ने डिफॉल्ट ही मार दिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट में या इंटरेस्ट की रीपेमेंट में डिफॉल्ट मार दिया। तो डिबेंचर ट्रस्टी खुद या डिबेंचर होल्डर्स खुद एप्लीकेशन लगा सकते हैं किसको, एनसीएलटी को। तो एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर करेगा जो पैसे हैं इनके दो। ठीक है, बेशक वो प्रिंसिपल है या ब्याज है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी टू टेक अप एंड पे फॉर एनी डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी मे बी एनफोर्स्ड बाय डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो ऐसा है ना, कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, तो बात क्या हुई है कि एक टाइम के बाद इसको रिडीम करेंगे। कंपनी कल को कुछ और कहेगी, चलो आप डिबेंचर के उन्हें पैसे देने हैं, डिबेंचर के बदले आप ये ले लो, शेयर्स ले लो, ये कुछ कर लो, तो वो नहीं। तो डिबेंचर होल्डर की जो पेमेंट है, डिबेंचर्स के पैसे हैं, वो एज ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम किए जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता है इन स्पीशीज एज इट इज, जैसे बात हुई है
इन स्पीशीज क्या होता है? एज इट इज, जैसे बात हुई हमें वैसे ही दो, जैसे बात हुई हमें वैसे ही चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? इन स्पीशीज। ठीक है, चलिए, प्रोसीजर टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी, द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर सिक्योरिंग द इशू ऑफ डिबेंचर, कि कैसे डिबेंचर को सिक्योर करना है, द फॉर्म ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, द प्रोसीजर फॉर डिबेंचर होल्डर्स टू इंस्पेक्ट द ट्रस्ट डीड एंड टू ऑब्टेन कॉपीज देयर ऑफ, क्वांटम ऑफ डीआरआर। कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की। आइए पढ़ते हैं रूल्स। तो अब तक हमें समझ क्या आया मोटी मोटी बातें, कि एक तो कंपनी डिबेंचर इशू करेगी जहाँ पे ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करेगी, वहाँ पे एसआर पास करना है। दूसरा, डिबेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, डीआरआर क्रिएट करना है एज पर द रूल्स। चौथा, जहाँ पे सिक्योर डिबेंचर्स है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी क्रिएट करनी है एज पर द लॉ, इसको बोलते हैं चार्ज क्रिएट करना है एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस लॉ। ठीक है। 500 से ज़्यादा जहाँ पे इन्वाइटी है, ठीक है, जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए 500 से ज़्यादा है मेंबर्स या आपके पब्लिक, ठीक है, तो वहाँ पहले डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा, तब जाके आप क्या करेंगे, ठीक है, आप इनवाइट करेंगे डिबेंचर ट्रस्टी एक या एक से ज़्यादा, जैसे कंपनी चाहती है। ठीक है जी। आगे, जहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है कंपनी की एसेट्स इनसफिशियंट है टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स, तो वहाँ पे जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो पटिशन लगा सकता है एनसीएलटी को, एनसीएलटी कंपनी पे रोक लगा सकती है फर्दर लायबिलिटी इनकर करने से। और दूसरा है कि जहाँ कंपनी ने डिफॉल्ट कर ही दिया प्रिंसिपल पे करने में या इंटरेस्ट पे करने में, तो वहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स खुद या डिबेंचर ट्रस्टी एप्लीकेशन लगा सकता है किसको? एनसीएलटी को। एनसीएलटी ऑर्डर करेगी कंपनी को कि इनके पैसे दो, इमीडिएटली पे करो। और डिबेंचर के जो पैसे हैं कंपनी से वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरह क्लेम किए जा सकते हैं। उसके अलावा सीजी जो है वो प्रोसीजर कुछ प्रिस्क्राइब करना चाहे डीआरआर के बारे में, कि कैसे सिक्योर किया जाएगा डिबेंचर को, कैसे, ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा, क्या उसके नियम होंगे, वो सब उसके रिगार्डिंग रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। उसके अलावा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता जिससे क्या है कि जहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे एग्जाम कर दिया जाए। हाँ, उसके अलावा कोई किसी प्रोविजन से एग्जाम करना चाहते हैं डिबेंचर होल्डर्स, तो डिबेंचर होल्डर मीटिंग बुला के अपनी, तो 75% इन वैल्यू, 3/4 इन वैल्यू क्या है कि वो डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भी डिबेंचर ट्रस्टी को इस पर्टिकुलर प्रोविजन से एग्जाम करते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वांटम ऑफ डीआरआर। डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर कन्वर्टिबल पार्ट ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो डीआरआर का मकसद क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। एक तरफ से कंपनी सिक्योरिटी क्रिएट कर रही है कि तुम्हें जो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तो डीआरआर क्रिएट करने का मकसद क्या है कि हाँ भी कल को रिडम्पशन करनी है तो हमारे पास ये बैकअप है, हम अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डीआरआर में डाल दें। ठीक है। तो ऐसा, अब मान लीजिए जहाँ पे कंपनी ने रिडीम ही नहीं करना तो वहाँ डीआरआर क्रिएट करके क्या करेंगे? जहाँ मान लीजिए कंपनी ने 50 करोड़ के डिबेंचर इशू किए, उस 50 करोड़ में से 10 करोड़ तो क्या है, रिडीम होगा, और बाकी 40 करोड़ क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो कन्वर्ट ही हो जाएगा वो तो हमने रिडीम करना ही नहीं, कन्वर्ट ही कर दिया शेयर्स में, तो वहाँ तो हमारी टेंशन ही नहीं है कि हमने पे करना है इसको, ये तो कन्वर्ट ही हो जाना है इक्विटी शेयर में। तो कंपनी के सर पे टेंशन किस चीज़ की है? 10 करोड़ की है कि हमें ये रिडीम करना है। तो जो डीआरआर क्रिएट करना है वो इसके रिगार्डिंग करना है, ना कि इसके रिगार्डिंग। तो जो कन्वर्टिबल पोर्शन है डिबेंचर्स का, उसके रिगार्डिंग डीआरआर क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो केवल रिडीमेबल पोर्शन है डिबेंचर्स का, केवल उसी के रिगार्डिंग क्या है कि डीआरआर क्रिएट करना होता है कंपनी ने। ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजंस फॉर क्रिएशन ऑफ डीआरआर फॉर वेरियस क्लासेस ऑफ कंपनीज आर एज फॉलोज। अब ये रट्टा लगाने वाले पॉइंट्स है, साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्रेमिंग है। ठीक है। कैसे? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनीज। तो यहाँ पे तो कहते हैं कि कोई डीआरआर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बेशक ये पब्लिक इशू लेके आते हैं या प्राइवेट प्लेसमेंट इशू लेके आते हैं, यानी पब्लिक को ऑफर करते हैं डिबेंचर्स या कुछ सेलेक्ट लोगों को। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? कुछ सेलेक्ट लोगों को। सेक्शन 42 में कवर होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। प्रोस्पेक्टस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। तो डीआरआर क्रिएट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा या बैंकिंग कंपनीज हैं, तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई डीआरआर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एज पर सेक्शन 2(72) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
तो यहाँ पे डीआरआर जो क्रेडिट करना है शैल बी एप्लीकेबल टू एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, वो भी पढ़ना हमने, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि अब एक सेकंड रखिएगा, चलिए बेटा, सॉरी बीच में कफ हो रही है तो बीच बीच में पोस्ट करनी पड़ रही है, ठीक है, और टॉपिक खत्म करना है हमें आज। तो कहते हैं फॉर एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सेक्शन 45(1) है। तो यहाँ पे क्या बोला था इन्होंने कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन पे क्या है कि डीआरआर वही उनको बनाना है, मेंटेन करना है जो एनबीएफसी के ऊपर एप्लीकेबल है। फिर कहते हैं जो एनबीएफसीज है, ठीक है, उनके ऊपर क्या सिस्टम है, जो लिस्टेड एनबीएफसीज है, एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जैसे बजाज फाइनेंस है, ठीक है, पूनावाला फाइनेंस है, चोलामंडलम है, ठीक है, लिस्टेड एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। नो डीआरआर रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर्स इशूड फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेस्ड डिबेंचर्स। तो दोनों के नहीं चाहिए, ठीक है, क्रेडिट ही नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मतलब जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए कह रहे हैं कि आरबीआई वाली कंडीशंस हैं, जो सॉरी एनबीएफसी वाली कंडीशंस हैं, तो जो लिस्टेड एनबीएफसी है उनको तो क्रेडिट करना ही नहीं है। लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को क्रेडिट करना ही नहीं है, बेशक वो पब्लिक इशू है या प्राइवेट प्लेसमेंट है। बट जो अनलिस्टेड है, ठीक है, जो अनलिस्टेड एनबीएफसीज हैं या अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आते हैं तो नहीं करना, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आते हैं तो नहीं करना। अगर वो, ठीक है, पब्लिक इशू लेके आएंगे तो क्रेडिट करना है फिर, ठीक है। तो कहते हैं कि अनलिस्टेड में आ गया ना, यहाँ कवर हो जाएगा फिर ये। अगर अनलिस्टेड जो है पब्लिक इशू लेके आएंगे, ठीक है, पब्लिक इशू लेके आएंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनीज बची बाकी, तो नो डीआरआर रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर इशूड फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो लिस्टेड कंपनीज को भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अनलिस्टेड जो है, अब अनलिस्टेड कंपनीज आ गई, इसमें अनलिस्टेड एनबीएफसीज भी आ गई, अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आ गई, अनलिस्टेड कंपनीज आ गई इंक्लूडिंग, तो ऐसे याद रख लो, अनलिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग, नहीं इसमें ऐसे नहीं, सॉरी, अनलिस्टेड कंपनीज क्या है, एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर शैल बी 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो अगर आपसे पूछेंगे अनलिस्टेड एनबीएफसीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तो उनको कितना क्रेडिट करना है, उनको भी इतना क्रेडिट करना है, 10%। तो कहने के बाद सिंपल हो गया, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज है, उनको कुछ क्रेडिट नहीं करना, बेशक वो पब्लिक इशू है, ठीक है, बेशक उनका प्राइवेट प्लेसमेंट है। और जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बोलते हैं कि इनको अप्लाई होगा एनबीएफसी वाला। फिर एनबीएफसी की कैटेगरी दो बना दी, लिस्टेड की, अनलिस्टेड की। अब लिस्टेड जो है, लिस्टेड एनबीएफसी या लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उनको कहते हैं कि जब प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आएंगे, ठीक है, तो कोई डीआरआर क्रेडिट नहीं करना, ठीक है। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आएंगे तो कोई डीआरआर क्रेडिट नहीं करना, ठीक है, कोई डीआरआर क्रेडिट नहीं करना। फिर कहते हैं कि अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, अगर ये अनलिस्टेड है तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो लिस्टेड है, लिस्टेड के केस में दोनों में नहीं करना, लिस्टेड एनबीएफसीज हैं, लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, दोनों में रिक्वायरमेंट नहीं है। लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दोनों में रिक्वायरमेंट नहीं, ना पब्लिक इशू में, ठीक है, ना प्राइवेट में। बट अनलिस्टेड में क्या है कि अगर ये प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आते हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पब्लिक इशू लेके आते हैं तो 10% करना है इनको, तो 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर करना, ठीक है। और अनलिस्टेड कंपनीज है बाकी की नॉर्मल, तो उनको कोई डीआर क्रेडिट नहीं करना, ना पब्लिक में ना प्राइवेट में। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। ये तो गया इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो गया, एक तो डीआरआर हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, दूसरा है कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट करना है पैसे का, वो कहाँ करना है, सिक्योरिटी क्रेडिट करनी जिसको बोलते हैं। एवरी लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग लिस्टेड एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी in case of public issue of debentures or other unlisted company other than unlisted NBFC and housing finance company। देखो जहाँ पे वो लिस्टेड कंपनी थी, अब लिस्टेड कंपनी को कहते हैं कि वो पब्लिक इशू लेके आया, प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आया, डीआर क्रेडिट नहीं करना, डीआरआर क्रेडिट नहीं करना, पर डीआरएफ क्रेडिट करना है, उन्होंने डीआरएफ क्रेडिट करना है, ठीक है। उसके अलावा जो लिस्टेड एनबीएफसी थी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, वो पब्लिक इशू लेके आती है, प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आती है, डीआरआर क्रेडिट नहीं करना, पर डीआरएफ क्रेडिट करना है, यानी पैसा डालना है, इन्वेस्ट करना है, सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाना है उन्हें, ठीक है। तो ऐसा शेल ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर, ठीक है, शेल ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर्स इशूड बाय अबव मेंशन्ड कंपनीज
is required to invest or deposit at least 15% of the amounts of its debentures maturing during the year ending 31st day of March of next year. अगले 31 मार्च तक जो ड्यू होने वाला है, ठीक है, अगले 31 मार्च तक जो ड्यू होने वाला है उसका 15% एटलीस्ट इसी साल, पिछले साल आपको क्या है कि जमा करवा देना 30 अप्रैल तक। यानी कि मान लीजिए अगला साल 2025 है, पिछला साल कौन सा होगा? 2024, ठीक है। इस साल ड्यू होने वाला है 50 करोड़ ड्यू होने वाला है, उसका 15% 7.5 करोड़, ठीक है। तो पिछले साल के यानी कि 30 अप्रैल 24 तक जमा करवा देना है, ठीक है। 7.5 करोड़ रुपए कहाँ करवाना है वो पढ़ते हैं अभी, ठीक है। चलिए जमा कैसे करवाना है? मे चूज एनी ऑफ द बिलो गिवन मेथड्स, मिक्स कर सकते हैं या एक चूज कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। शेड्यूल बैंक है उसमें जमा करवा लो आप, ठीक है। कोई शेड्यूल बैंक है उसमें जमा करवा सकते हो आप, ठीक है जी। उसके अलावा इन अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन, ऐसा नहीं कि इधर से आप सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवा रहे हो और उसके ऊपर लोन चल रहा है, ठीक है, तो सिक्योरिटी किस चीज़ की है? डिपॉजिट्स विद एनी शेड्यूल बैंक इन अनएनकम्बर्ड, जिसके ऊपर कोई लोन ना चल रहा हो, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन, सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत जो सिक्योरिटीज बता रखी हैं, स्पेसिफाइड लिख देना, अनएनकम्बर्ड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ठीक है। या इन अनकम्बर्ड बॉन्ड्स, ये भी ऐसे ही है, ठीक है। किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स बाय कर लिए जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में बताया गया है, बट वो क्या होने चाहिए? ठीक है, अनकम्बर्ड होने चाहिए। तो शेड्यूल बैंक में जमा करवा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं, ठीक है। या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत जो सिक्योरिटीज बता रखी हैं या बॉन्ड्स बता रखे हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है। चलिए, provided that amount remaining invested or deposited as the case may be shall not at any time fall below 15% of the amount of debenture maturing during the year। अब कहते हैं देखो अगले साल 31 मार्च तक जो ड्यू होने वाला है उसका एटलीस्ट 15% आप जमा करवा दो, ठीक है, डीआरएफ में। अब किसी भी टाइम पे कहते हैं ये अमाउंट 15% से बिलो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अमाउंट का इस्तेमाल किसी और पर्पज के लिए नहीं किया जाएगा, केवल और केवल किस में किया जाएगा? ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर रेफर्ड अबव, ठीक है। तो जो अगले साल ड्यू होने वाले हैं उसी के लिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, किसी और पर्पस के लिए डीआरएफ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक सेकेंड, फिर इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स डीआरआर शैल बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर इशू इन अकॉर्डेंस विद द रूल 80 सबरूल क्लोज 7 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014। अब क्या बोलते हैं कि जहाँ पे पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं वहाँ पे क्या है, जो डीआरआर क्रिएट करना है वो क्रिएट किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। वो तो हमें पता ही है, बार बार यही कह रहे हैं कि भैया जो कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके लिए तो डीआरआर क्रिएट करना ही नहीं है हमें, ठीक है। जो देखो जो इसको कन्वर्ट ही हो जाना है, जो शेयर्स में ही कन्वर्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे कुछ क्रिएट करना है। जो कन्वर्ट नहीं होंगे उसके लिए दिक्कत है, ठीक है। तो वहाँ हमें रिडीम करना है तो हमें पैसे चाहिए, तो वहाँ पे सारी बातें आएंगी ये डीआरएफ की या डीआरआर की, ठीक है। तो चलिए बेटा इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कवर करते हैं उसको, ठीक है जी।